नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। अमेरिका ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है। विदेश मंत्रालय के जरिए इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का पनाहगार है, सेफ हेवन है पाकिस्तान। इस रिपोर्ट में लश्कर और जैश के खिलाफ पाकिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं होती, इसका भी जिक्र है। ये संगठन रैली करते हैं, फंड कलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और सब कुछ खुले तौर पर जारी। इतना ही नहीं, हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई भी पाकिस्तान नहीं कर रहा है। और इस बात का भी जिक्र है कि अमेरिकी सेना अफगानी सेना के खिलाफ अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क और तालिबान निशाना बनाते हैं, इसको लेकर भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है। तो ये पहली बार इस तरीके का जिक्र है, लेकिन एक सवाल फिर भी कहीं ना कहीं अमेरिका की मंशा को लेकर उठता है कि अमेरिका पाकिस्तान को टेरर स्टेट के तौर पर घोषित क्यों नहीं करता है। बहरहाल जिक्र लेकिन दस्तक में आज चीन को लेकर है और खासतौर से तिब्बत के मद्देनजर। लेकिन उससे पहले आज राज्यसभा में जबरदस्त बहस चली लिंचिंग को लेकर। कई घंटों की बहस, हंगामा हुआ, शोर हुआ। हमें लगा हम क्या क्या सुनाएं। सुनाने से अच्छा है इस देश के भीतर क्या हो रहा है उसकी सूची ही आपके सामने लाकर रख देते हैं। यह दरअसल बीते 3 बरस का कच्चा चिट्ठा है। कहां पर, कैसे, किस वक्त, किस किस को मारा गया, किस तरीके से भीड़ ही न्याय करने पर आमादा हो चली है। उन्माद सड़क पर है, कानून व्यवस्था ताक पर है और राज्य दर राज्य बदलते चले जा रहे हैं, नाम बदलते जा रहे हैं, तारीख बदलती जा रही है। आप जरा इन स्थितियों को देख के समझने की कोशिश कीजिए कि लिंचिंग को लेकर पार्लियामेंट के भीतर बहस होती है तो जाहिर है ये सारी घटनाएं तो बिल्कुल एनसीआरबी से लेकर हर सरकारी दस्तावेज में दर्ज है। तो उसके बाद ऐसी बहस का मतलब क्या है? कानून व्यवस्था होनी चाहिए, वो कहीं उलझन ना हो, ये एक स्थिति बतलाती है। तो ऐसे में क्या कहा जाए और किसे कहा जाए कि संभल कर चलो। ए भाई, भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, जिक्र 62 से पहले का था। तो आज शुरुआत इसी बात को लेकर करते हैं कि ए भाई जरा देख के चलो, क्योंकि जिस लहजे में चीन बढ़ रहा है आगे, उसमें लग ऐसा रहा है कि भूटान को वह अपना दूसरा तिब्बत तो नहीं बनाना चाहता। उन्नीस 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और 2017 में चीन भूटान को दूसरा तिब्बत बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। तिब्बत की तुलना में भूटान सिर्फ कमजोर ही नहीं है, बल्कि हर दृष्टि से छोटा है। तिब्बत का क्षेत्रफल 12,20,000 वर्ग किलोमीटर है, तो भूटान का क्षेत्रफल सिर्फ 38,000 वर्ग किलोमीटर का है। तिब्बत की जनसंख्या 27,70,000 है, तो भूटान की जनसंख्या 7,50,000 है। लेकिन सामरिक तौर पर भारत के लिए तिब्बत से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा भूटान पर ड्रैगन की नजर का होना है, क्योंकि तिब्बत की सीमा कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश को छूती जरूर है। और 1950 के बाद 27 बार चीन ने सिक्किम और अरुणाचल पर तिरछी नजर उठाई भी है। लेकिन भूटान पर अगर चीन कब्जा करता है तो फिर खतरा समूचे नॉर्थ ईस्ट पर मंडराएगा, क्योंकि नक्शे में अगर डोकलाम की भौगोलिक स्थिति को परखें तो वहां से चंद कदम भारत की तरफ बढ़ाने में चीन को कोई दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि डोकलाम ऊंचाई पर है, जहां से सिक्किम और बंगाल के बीच से निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 31 तक चीनी फौज कभी भी पहुंच सकती है। यानी नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य असम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तक पर संकट आ जाएगा। और चीन भूटान पर कब्जे के लिहाज से किस तरह आगे बढ़ रहा है, यह भूटान के ही अखबारों से समझा जा सकता है, जिसमें बीते 48 घंटों के दौरान लिखा गया, रॉयल भूटान आर्मी के विरोध के बावजूद चीन ने डोकलाम में सड़क निर्माण जारी रखा। भारतीय सैनिकों ने विरोध किया तो चीनी सेना ने छोटी चौकियां नष्ट कर दी। भारतीय भूटान आर्मी के साथ 3 हफ्तों से गतिरोध के बावजूद चीनी आर्मी डोकलाम के पास निर्माण सामग्री पहुंचा रही है। यानी चीन जिस तरह भूटान की संप्रभुता पर हमला करते हुए भारत को भूटान के जरिए घेरने की तैयारी कर रहा है, वो भारत के लिए चुनौती इसलिए कहीं ज्यादा बड़ी है क्योंकि 1950 में तिब्बत पर कब्जे के बाद जब चीन ने नेहरू सरकार को यह संदेश भेजा कि चीन ने तिब्बत को मुक्त करा लिया, तो नेहरू ने पूछा, मुक्त किया मगर किससे? यानी तब तिब्बत को लेकर भारत ने विरोध जरूर किया, लेकिन सिवाय तिब्बतों को भारत में शरण देने के अलावे कहीं चीन से टकराव लिया भी नहीं। और भूटान को लेकर चुनौती यही है कि तीसरे देश के नाम पर अगर भारत ने जमीन छोड़ी तो चीन को बेहद कम वक्त लगेगा कि वो भूटान को तिब्बत बना ले। तो क्या वाकई ये मौका आ चला है कि तिब्बत को लेकर भारत फिर से एक नई रणनीति बनाए? क्योंकि 1950 और 1962
के बीच जब युद्ध नहीं हुआ था, उस बीच हिंदू चीनी भाई भाई के नारे तो लगते थे। लेकिन अब जिस लहजे में तिब्बत की तर्ज पर भूटान की दिशा में चीन बढ़ रहा है, हम जरा स्थिति दिखला देते हैं कि तिब्बत का मतलब है क्या। यदि किसी दिन तिब्बत हमेशा के लिए चीनियों का क्षेत्र बन गया तो यह केवल तिब्बत का अंत नहीं होगा, बल्कि भारत के लिए भी एक अस्थायी खतरा बन जाएगा, यह दलाई लामा ने कहा। और बीते 67 बरस में कैसे चीन ने तिब्बत को पहले ढाल बनाया, फिर हथियार, और भूटान में चीनी दखल के बाद तिब्बत को लेकर अरसे बाद जब यह कहा गया कि पाकिस्तान नहीं चीन दुश्मन नंबर 1 है, तो तिब्बत को लेकर भारत के लचीले रवैये पर भी सवाल तो उठ ही गया। जो इससे पहले संसद में जॉर्ज फर्नांडिस ने भी रक्षा मंत्री रहते हुए चीन को दुश्मन नंबर 1 कहा था, लेकिन तिब्बत को लेकर भारत का रुख हो क्या, ये सवाल बार बार चीन के साथ दोस्ती निभाने तले दबता भी चला गया। और तिब्बत पर किस तरह चीन ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, यह इससे भी समझा जा सकता है कि दुनिया की सबसे ऊंची जगह तिब्बत में रेलमार्ग निर्माण चीन ने कर लिया। खनिजों का दोहन शुरू किया, 70% जंगल साफ चीन ने कर दिया है। तिब्बत को सैन्यकरण का अड्डा बना लिया है। न्यूक्लियर अस्त्रों के रेडियोधर्मी कचरा फेंकने का कूड़ादान तक बना लिया है। तिब्बत से निकलने वाले सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और इरावती नदी पर कब्जा कर लिया। और चीन की यही विस्तारवादी नीति भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से चीन ने तिब्बत की संस्कृति को भी खत्म किया। 1950 में जहां तिब्बत में 6000 मठ मंदिर थे, वहीं अब सिर्फ 60 मठ बचे हैं। धार्मिक महत्व की कलाकृतियां, दुर्लभ पांडुलिपि, प्राचीन थंगा चित्र विश्व बाजार में बेचकर अरबों कमा लिए। तो तिब्बत को लेकर किस तरह की लूट चीन ने की, यह इससे भी समझा जा सकता है कि दुनिया में जो अमूल्य खनिज संपदा पाई जाती है, उससे 1.5 गुना ज्यादा खनिज सिर्फ तिब्बत में है, जिस पर चीन ने कब्जा किया और दोहन लगातार कर रहा है। मसलन एस्बेस्टस, कोबाल्ट, तांबा, हीरा, सोना, चांदी, रेडियम, पारा, टिटेनियम, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इन तमाम खनिज धरोहर के स्रोत तिब्बत में खूब हैं। और चीन ने इसी दौर में तिब्बत की विकसित खेती प्रणाली को पूरी तरह खत्म कर दिया, जिससे 3 लाख तिब्बती भूख से भी मर गए। ऐसे में आज चाहे दुनिया में चीन अपनी प्रगति दिखा रहा हो, लेकिन उसके पीछे का सच यही है कि चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति से अक्साई चीन से लेकर तिब्बत तक का खूब दोहन किया। और अब जब वो 5 सिल्क रूट बनाने की दिशा में जा रहा है, तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर वो पाकिस्तान के साथ जा खड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ भूटान पर कब्जा उसे आसान दिखाई दे रहा है। और भारत के लिए नए खतरे की घंटी यही है कि भूटान को रोकने के साथ साथ अब तिब्बत का सवाल भी दुनिया के मंच पर उठाने का वक्त आ गया है। कहें तो चीन की जिस तरीके की नीति रही है तिब्बत को लेकर, जो ढुलमुल रवैया रहा, शायद वजह भी यही रही कि दलाई लामा भी एक वक्त तिब्बत की आजादी का नारा लगाते थे, लेकिन अब स्वायत्तता का जिक्र करते हैं। भारत ने तिब्बतियों को शर्म दी हुई है। दिल्ली में एक तिब्बती मोहल्ला भी है। हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे, उन्होंने पूछा अब रुख क्या होना चाहिए। ये तो हम ये कहना चाहते हैं जी कि हम एक टिबेटन होने के नाते हमें तो बहुत पहले से पता था कि चीन जो हमारे तिब्बत को कब्जा करके और हिंदुस्तान के ऊपर वो हाथ डालने के लिए सन 62 में भी उन्होंने यही किया था, अभी भी यही तो कर रहा है, जो पूरा हमारा तिब्बत जो वो कब्जा करके अब भारत के ऊपर वो देख रहा है। तिब्बत के मामले में इंटरफेयर करेगा तो मैकमोहन लाइन वो सब फिर पीछे आ जाएगा, क्योंकि मैकमोहन लाइन के तब वो अभी ब्रिटिश इंडिया की तरफ से वो इंडियन गवर्नमेंट में एग्री किया हुआ है ना मैकमोहन लाइन, उसमें तिब्बत चाइना का है करके वो इंडिया बोल चुका। हमारे संवाददाता कपिल शर्मा पहुंचे थे बात करने के लिए। लेकिन अब एक देश के भीतर का सवाल, देश के भीतर सोशल इंजीनियरिंग होती क्या है। हम आपको अब रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष को लेकर। उनकी सोशल इंजीनियरिंग दलित के घर भोजन करने से होती है। लेकिन इस अंदाज को देखिए, गुलाबी शहर में 3 दिन बीजेपी अध्यक्ष के बीतेंगे कैसे। तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की सोशल इंजीनियरिंग का एक पहलू दलितों के घर खाना खाने से भी जुड़ता है। और कई वक्त पर कई जगहों पर दलित के घर पहुंचकर बीजेपी अध्यक्ष ने भोजन भी किया। और इंतजार कीजिए 21 जुलाई का, जब वो जयपुर में दलित परिवार के साथ भोजन कर रहे होंगे।
संदेश यही निकलेगा, समाज में हाशिए पर पड़े तबके को ऊपर लाना बीजेपी की प्राथमिकता है। तो आधुनिक सोशल इंजीनियरिंग का ये एक चेहरा है। लेकिन जयपुर में दलित परिवार के यहाँ भोजन से पहले और बाद में जिस अंदाज में अमित शाह के स्वागत की तैयारी है, उसमें सवाल फिजूल खर्ची से लेकर सत्ता की रईसी और गरीबों को लेकर संवेदनहीनता का भी है। जयपुर का ये बीजेपी मुख्यालय है। बाहरी इमारत को छोड़ दें तो पुराना कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ चकाचक किया जा रहा है। रोशनी से नहाने के लिए चारों तरफ नई लाइटें लगी हैं। अंदर घुसे तो भवन में जहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उसकी फ्लोरिंग से लेकर सीलिंग तक सब कुछ बदल दी गई है। यहाँ 27 नए एयर कंडीशन लगाए गए हैं। गद्देदार कुर्सियां लाई गई हैं। वुडन फ्लोरिंग और नई फॉल सीलिंग लगाई गई है। सारी फॉल सीलिंग वगैरह चेंज हुई है, फर्श चेंज हुआ है, चेयर्स वगैरह हैं और जो नए एसी वगैरह लगे सारा कंप्लीट हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आ रहे हैं, तैयारियां जोरों पर है। अभी देख सकते हैं कि 27 एसी लगाए गए हैं। इस गर्मी में भी इतनी ठंड है कि आपको कपकपी छूट जाए। इसी तरह से पूरी फ्लोरिंग बदल दी गई है। तो बीजेपी अध्यक्ष जयपुर के इस सर्किट हाउस में भी रुकेंगे और उन्हें यहाँ कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसे सजाने के लिए ही सरकारी विभाग 15 लाख रुपए दिए हैं। मसलन इस कमरे को देख लीजिए, सब कुछ नया है। ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम को कुछ इस तरीके से बदल दिया गया है मानो ये 5 सितारा होटल है। और इस तरह 2 रूम तैयार हो रहे हैं। यहाँ इनकी लाइटनिंग पर 1.5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। जयपुर के सर्किट हाउस का कमरा इस तरह से नहीं सजा है। आप देख सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को आना है और किस तरह से यहाँ सजाया गया। ये लॉबी है जिसमें पूरी तरह से नए तरीके से इसको तैयार किया गया है। लॉबी को, लॉबी के अलावा बगल में एक बनाया गया है डाइनिंग रूम। ये डाइनिंग रूम है जहाँ पर वो बैठ के नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे। लेकिन राजस्थान सरकार के मंत्री कहते हैं इसमें नया क्या है। आवश्यकता के हिसाब से हम इसमें बढ़ोतरी करते हैं और इसलिए बदलाव भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जब भी कोई हमारे घर में कोई होता है, ऑकेजन होता है, तो हम छोटे मोटे परिवर्तन करते हैं। और अब जयपुर एयरपोर्ट पर स्वागत का इंतजाम भी सुन लीजिए। एयरपोर्ट पर जब बीजेपी अध्यक्ष उतरेंगे तो स्वागत में पहली पंक्ति में 150 हार्ले डेविडसन बाइक रहेंगी, दूसरी पंक्ति में 100 हायबूसा और तीसरी पंक्ति में 200 बुलेट होंगी और इन सब के बीच सैकड़ों की तादाद में दूसरी बाइक्स भी होगी। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जयपुर शहर पधार रहे हैं। इसके लिए जयपुर शहर युवा मोर्चा ने 5000 बाइकों की व्यवस्था की है, जिसमें 150 बाइक हार्ली डेविडसन की है, 100 बाइक हायाबूसा है, बाकी 100 बाइक बुलेट्स है और बाकी अदर्स हैं। तो दलित के घर खाने से लेकर पार्टी के तमाम नेताओं पदाधिकारियों से मिलने के बीच स्वागत का 5 सितारा एहसास लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन गुलाबी शहर में गुजारेंगे। 23 तारीख को वापस लौटेंगे। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। कह सकते हैं भाई जरा देख के चलो, क्योंकि इस देश के मिजाज में दलित शब्द आते ही पहली जरूरत 2 जून की रोटी से जुड़ जाती है। इस देश में दलित नाम पर सियासत तो हर कोई कर रहा है, लेकिन भूख के नाम पर राजनीति, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। गरीबों की थाली में सत्ता की चकाचौंध कैसे धूमिल पड़ जाती है, संयोग से यह देश के टॉप 3 राज्य की थालियों को देखकर ही समझा जा सकता है। महाराष्ट्र में झुनका भाकर, तो तमिलनाडु में अम्मा थाली और अब गुजरात में अन्नपूर्णा थाली। जी, 5 से 10 रुपए में गरीबों को खाना देने की मशक्कत अब देश में दूसरे नंबर पर विकसित राज्य गुजरात को भी शुरू करनी पड़ रही है। ये गरीबों के लिए, श्रमिकों के लिए एक कार्यक्रम आज लॉन्च हुआ है। तो कल ही खुद को गरीबों की सरकार का तमगा देते हुए गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने 10 रुपए में मजदूरों को भरपेट भोजन देने का ऐलान किया। तो पहला सवाल यही उठा, क्या ये चुनाव के मद्देनजर है, इसीलिए गरीबों की याद आई? क्योंकि गुजरात की पहचान तो वाइब्रेंट गुजरात से है। गुजरात की पहचान तो सूबे का विकास मॉडल है, जिसमें निवेशकों की निवेश करने की बेकरारी है। गुजरात की पहचान तो गुजरात की वो रईसी है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय 1,10,000 रुपए की छांव तले बताई तो जाती है, लेकिन भूख का वो आंकड़ा हमेशा छुपा दिया जाता है, जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही राज्य में तकरीबन 34% बच्चे कुपोषित हैं। विधानसभा में मुद्दा उठाया था, सीएजी ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया कि क्या कर रहे हो आप, गरीबों के पैसे सरकार नहीं दे रही है।
और कैग के डंडे मारने के बाद ये कि गिमिक कर रहे हैं क्योंकि चुनाव दिख रहा है। तो सरकार का दावा है अन्नपूर्णा योजना के तहत समूचे गुजरात में फिलहाल 10 शहरों में ऐसे 2500 से ज्यादा काउंटर खड़े किए जा रहे हैं, जिसका फायदा 25,000 से ज्यादा मजदूरों को मिलेगा। खाना जो मजदूर है उन लोगों को ये खाना जो है वो पूरी पौष्टिकता वाला खाना मिले, और उसके लिए ये काउंटर यहाँ पे खोला गया है। क्वालिटी है जो सुखड़ी है वो काफी नर्म है, जो क्वालिटी है उसे पूरी तरीके से रखा गया है ताकि जो लोग हैं वो इसे खा पाए। लेकिन सवाल गुजरात का नहीं, सवाल अन्नपूर्णा योजना भर का भी नहीं। सवाल तो यह है कि सत्ता खुद को रईस बताकर विकसित होने का तमगा देती है, लेकिन आखिर में उसे झुकना भूखे गरीबों के लिए थाली देकर ही होना पड़ता है, क्योंकि उनके घाव को सहलाने की जरूरत थाली में सिमटा दी जाती है। क्योंकि देश का सच 19 करोड़ लोगों के भूखे सोने का भी है, और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा भूखे लोग रहते हैं। और हर सत्ता को चुनाव जीतने के लिए भूखे लोगों की याद आ ही जाती है, क्योंकि देश में लोकतंत्र हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार देता है। और लोकतंत्र के समाजवाद का यह नजरिया पेट की भूख के लिए भूखा व्यक्ति सबसे मजबूत वोटर बनकर उभर ही आता है। और दुनिया के सोशल इंडेक्स पर भारत चाहे अनचाहे सबसे सस्ता भोजन देकर लोकतंत्र की अलग भी जगाए रखे, क्योंकि गरीबों की थाली की फहरिस्त को देख लीजिए। राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई चल रही है, जिसमें 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में खाने की प्लेट मिल जाती है। तमिलनाडु में अन्ना कैंटीन 2013 में ही चालू हो गई थी। रोटी 3 रुपए में मिलती है, दाल फ्री में। इसके साथ दक्षिण भारत के खाने की व्यवस्था अलग से। उड़ीसा के 30 जिलों में 111 केंद्रों पर 5 रुपए के खाने की प्लेट दी जाती है। आंध्र प्रदेश में NTR अन्ना कैंटीन शुरू की गई। तेलंगाना में 2014 से 50 जगहों पर 5 रुपए में प्लेट मिल जाती है। झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना चला रहे हैं। 370 केंद्रों पर सस्ता खाना मिलता है। इसी योजना का आज नाम भी बदल दिया गया। मध्य प्रदेश के 49 जिलों में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत शेल्टर होम्स में 5 रुपए में खाना मिल जाता है। दिल्ली में जनवरी 2017 में आम आदमी कैंटीन की भी शुरुआत हुई। 10 रुपए में खाना मिलता है। हिमाचल प्रदेश में फरवरी 2017 में राजीव थाली योजना की शुरुआत की गई। 25 रुपए में भोजन की थाली मिलती है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आते ही 5 रुपए में गरीबों का खाना देने की पायलट योजना पर काम शुरू कर दिया। तो किस को कहा जाए कि ए भाई जरा देख के चलो, हालात ऐसी है। एक स्थिति और दिखा देते हैं। दरअसल ये तस्वीर जादूगोड़ा की है। झारखंड में आता है, सिंहभूम जिले में पड़ता है। जरा तस्वीर देखिए। 70 बरस से एक अदद पुल का इंतजार है। ऑटो वाला भी नहीं आ पाता है फोन करने पे, ना पेशेंट ले जाने के लिए ना बच्चा उठाने के लिए। तो मजबूरन हम लोग को ट्यूब में या डेक्ची में बच्चा को पार करना पड़ता है। साधन है सर नदी का ही, जो हम लोग अगर घूम के जाना पड़ता तो 10 किलोमीटर के आसपास अप एंड डाउन 20 किलोमीटर पड़ जाती है, जो हम लोग को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ट्यूब और डेक्ची के साथ आना जाना करते हैं। और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो ट्यूब पे या फिर खटिया पे उनको बैठा कर पार किया जाता है।